अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और आज की सुबह और आज के दिन का आगाज़ मैं सबसे पहले जितने भी वालिदैन मुझे देख रहे हैं मैं उनसे एक गुजारिश के साथ करना चाहती हूँ, और वो गुजारिश ये है कि खुदारा अपने बच्चों को, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, यानी कि बेटी हो या बेटा हो, उसको लेकर किसी पे भी आपने एतबार नहीं करना, चाहे वो आपके अपने सगे रिश्ते ही क्यों ना हो। कल टेलीविज़न पे एक ऐसी ख़बर देखी और फिर एक बाप के हाथों में एक छोटा सा ऐसा लाशा देखा, एक ऐसी छोटी मैयत देखी कि जिस मैयत ने मेरा दिल फाड़ के रख दिया। मैं ख़ुद एक माँ हूँ और यकीन माने जब औलाद वालों पे कोई मुसीबत आती है और स्पेशली जब मैं किसी छोटे बच्चे पे कोई मुश्किल देखती हूँ ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। कल जनाब एक 18 माह की बच्ची, 18 माह की बच्ची कितनी होती है? 1.5 साल का बच्चा कितना होता है? वो तो सही से अगर उसको भूख लग रही है या बहुत सारी चीज़ें, अगर वो तकलीफ़ में है तो वो अपनी माँ को बता नहीं पाता, सिवाय ये कि वो रो सके। उस बच्चे की ऐसी कोई ख्वाहिशात नहीं होती, सिर्फ ये कि उसकी माँ उसके पास रहे, और वो खेलना चाहता है। और ये इतनी खूबसूरत उम्र है बच्चों की, और बच्चे इतने प्यारे लगते हैं। 1.5 साल के बच्चे होते ही कितने हैं, वो सही बोल भी नहीं पाते बहुत से बच्चे तो। और कल यही 1.5 साल की बच्ची ईसल, उसको उसकी माँ की फूफी का बेटा, यानी कि आप देखें माँ का फर्स्ट कज़न, फूफी जाया जिसको भाई कहते हैं, वो बच्चा जिसकी उम्र खुद 15-16 साल है, मन्नान, वो उस बच्ची को घुमाने ले, रिश्ते में तो बच्ची का मामू लगा ना, वो बच्ची को घुमाने, चीज़ दिलाने लेके चला गया। और वो पहले भी उसको ऐसे लेके जाता था, लेकिन कल जब उसको लेके गया है तो कल काफ़ी देर हो गई, वो बच्ची को वापस नहीं लेकर आया। लेकिन जब वो बच्ची को वापस लेकर आया तो बच्ची की हालत वो नहीं थी जिसमें बच्ची बाहर निकली थी। हमें तो कहते हुए इतनी तकलीफ़ हो रही है ना, सोचो जिस माँ पे गुजरी होगी उसके साथ क्या हुआ होगा। उस बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट किया हुआ था, उसके साथ ज़्यादती की हुई थी बच्ची के साथ। वो बच्ची रो रही थी, माँ बाप को कुछ समझ में नहीं थी क्या हुआ है। इसको लेके गए अस्पताल, एक अस्पताल ने कहा कि हम डील नहीं कर सकते, उसको दूसरे अस्पताल लेके गए सरकारी, और सरकारी अस्पताल में वो दम तोड़ गई। 1.5 साल की बच्ची, सगा मामा 15-16 साल का बच्चा। इतनी जिनसी हवस हमारे मुआशरे में आ गई है। फिर दूसरी बात ये कि मैं तो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ खुदारा आपकी बेटी हो या आपका बेटा हो, अपने किसी भी ख़ानदान के बंदे पे मत रिलाय करें अपने बच्चों को लेकर। अगर आपको लगता है आपके लिए आपके बच्चे पालना मुश्किल है तो आप ये बच्चे ही पैदा मत करें खुदा के लिए, क्योंकि हमारा मुआशरा नहीं है कि जिनमें बच्चे पैदा कर सके। क्योंकि यहाँ पे हर कोई शख्स, आपको मालूम ही नहीं कि आपके आसपास, आपके अपने घर में कौन जिनसी दरिंदा बैठा हुआ है जो कि आपके बच्चों पे नजरें गाड़ के बैठा हुआ है। और ये बच्चा तो खुद, मैं सोची थी मैंने कि इसका क्या मुस्तकबिल होगा, किसी जुवेनाइल जेल में जाके लैंड कर जाएगा बच्चा। लेकिन वो इकलौती औलाद, 18 माह की बच्ची। अगर आप सोचें, आप इन कभी कब्रिस्तान जा, कब्रों के कत्ते पे जाके कभी रीज़न ही चले आंखों को लिखना शुरू कर दे कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। इसकी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, इसके ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई थी, कि इसके एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। और ये एक छोटी सी बच्ची की कब्र है इसकी। आप किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहते कि आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं। इस वक्त तो जो मुकदमा है, जो FIR है, वो वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, कल उस घर में मौजूद थे जहाँ पर सफ़े मातम बिछा हुआ था। खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या बना, कब तक एक्सपेक्ट करें, और आप कल घर में मौजूद थे उनके, आपने क्या माहौल देखा वहाँ पे? देखिए, एक गम का मंजर था, शोक की कैफियत थी। उनके नाना से मेरी बात हुई और कल लगभग तकरीबन 24 घंटे पहले उस मासूम बच्ची की तदफीन भी हो चुकी है, और मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, और 302 की दफा के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है डिफेंस थाने में। और सबसे अहम बात ये, जो बाप ने ये बात बताई है कि उसकी अहलिया गई हुई थी और वो बच्ची को मुल्जिम लेकर घुमाने फिराने, चीज दिलाने के बहाने लेकर गया था, और उसके बाद रात 1:30 बजे वालिद को ये बताया गया कि आपकी बच्ची की जान जा चुकी है। और उसके बाद जाहिर है कि उस कैफियत में वो क्या कर सकते थे। 15 पर जब इत्तला दी गई थी, हॉस्पिटल में NICH में उस बच्ची का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद 645/26 ये FIR नंबर है, और कत्ले अम्द की
302 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और तवक्को है कि खुशी साहब, पुलिस मेरी उस मेरी मुल्जिम को अंडरस्टैंडिंग के लिए पेश मुझे करेगी। बताएं, ये जो मन्नान बच्चा, ये तो खुद 15 साल का है, तो जब ऐसा इतनी कम उम्र के बच्चे जो 18 साल से कम होते हैं, जब ऐसा कोई संगीन जब ये जुर्म के मुर्तकिब होते हैं तो ये जुवेनाइल जेल में तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या उसके बाद फिर इनकी रिहाई होती है, या फिर अगर इस बच्चे पे दफा 302 का मुकदमा होगा? क्योंकि मैं तो देखना चाहूंगी कि ये बच्चा कैफरे किरदार तक पहुंचे, इसको फांसी लगे, ये मरे बच्चा। ऐसे वो तमाम तर लोग, मैं आई जस्ट कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस, लेकिन ऐसे वो तमाम तर दरिंदे जो कि जिनसी हवस का निशाना बनाते हैं, ऐसे छोटे बच्चों को या किसी को भी मौत उनका मुस्तकबिल होनी चाहिए। तो क्या होगा इस बच्चे के साथ? मुझे बताएं कि अगर इस पे मुकदमा हो जाता है, इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए, मुल्जिम को आज किसी वक्त अदालत में पेश किया जा सकता है और हमने देखा है कि जो संगीन जराइम में मुलविस जो मुजरिमान हैं उनको फांसी नहीं हुई, तो इस केस में फांसी तो नहीं होगी, लेकिन मुकदमा चलेगा। हो सकता है खानदान का प्रेशर हो सकता है कोई ऐसा घरेलू दबाव हो कि ये मुकदमा ठंडा हो जाए, क्योंकि देखा यह गया है कि जुवेनाइल केसेस में मुल्जिम को थोड़ा सा आसानी का मामला दिया जाता है। और सबसे अहम बात यह भी है कि चूंकि ये मामला घर का है, खानदान का है, तो लगता ऐसा है कि FIR दर्ज होने के बाद भी शायद घर वाले इस मामले को ज्यादा परसू न कर पाए। तो एक ऐसा वाकया जिसने पूरी कौम का दिल लर्जा के रख दिया, तो कि वहां पे स्टेट की मुद्दईयत में आगे मुकदमा नहीं लेके चला जा सकता? ऐसे बहुत सारे मुकदमात हैं कि रियासत चाहे तो उस हवाले से मुकदमा दर्ज करके फैसला कर सकती है फौरी बुनियादों पर। लेकिन हमने देखा है कि जो संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमान हैं जिनको सजाए मौत हो चुकी है, उन्हें सजाए मौत नहीं दी जा रही, क्योंकि आलमी कवानीन का कुछ इस तरह का मामला है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उन्हें सजा नहीं हुई। तो इस कमसिन बच्चे के लिए भी मुझे लगता है कि शायद इसे सजाए मौत तो ना हो, लेकिन चंद साल की कैद जरूर हो सकती है। असल में ये पूरा मामला बुनियादी तौर पर आपने जैसे शुरू में बयान किया, ये वही है कि औलाद के हवाले से अपने वालिदैन किसी पर भरोसा न करें, अपनी औलाद को अपने सामने रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। खुर्शीद आलम साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। मैं दुआ देती हूँ, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि मैं बददुआ देती हूँ उन तमाम तो जिनसी दरिंदों को जो कि बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाते, चाहे वो बच्ची हो वो बच्चा हो, कि अगर सिस्टम उनको मौत नहीं देता तो उनको मौत ऐसी ज़रूर मिले कि दुनिया उनकी अजियतनाक मौत ज़रूर विटनेस करे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज का जो शो है, जो मेरा टॉपिक है, उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंसान की पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा खासा होता है उसके बाल। अगर उसके बाल अच्छे नहीं हैं, या किसी दिन आपने किसी पार्टी में जाना, किसी इवेंट में जाना हो, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया हो, आपके बड़े ज़बरदस्त कपड़े हो, लेकिन अगर आपके बाल अच्छे ना बने, आपको उस दिन कहते हैं ना बैड हेयर डे, आपका ब्लो ड्राई अच्छा ना हो, तो पूरे इवेंट में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बिल्कुल ही नीचे होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे तो आप अच्छे नहीं लग रहे। तो ये खवातीन का स्पेशली, और आजकल तो आपको पता है बाल गिरने की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हर तीसरे बंदे के बाल गिर रहे हैं और गिरी जा रहे हैं, फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। दूसरी जानिब मैं अगर मर्द हजरात में देखूं तो जनाब, हम भी देखते हैं कि जिनके बाल गिरने लग जाएं, फिर आप कुछ भी कर ले तो उनकी पर्सनालिटी वैसे नहीं हो सकती कि जैसे बालों के साथ उनकी पर्सनालिटी थी। कितने हम ऐसे हीरोज़ को देखते हैं, हम सलमान खान को देखते हैं, बॉलीवुड के हज़ार हीरोज़ हैं, हमारे लॉलीवुड के बहुत से हीरोज़ हैं। तो बालों का जनाब, अगर आपके बाल गिर गए तो आप हीरो भी नहीं रहे। तो हीरो रहने के लिए भी, यानी कि जो एक इमेज है हीरो की, उसके लिए भी आपके बालों का होना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपकी फैमिली में बाल ना हो, गंजपन है, तो उससे हम नहीं फाइट कर सकते। देन ऑफ कोर्स बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं। कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, क्या कुछ किया जा सकता है अपनी पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए बंदों के लिए, वो भी बताएंगे। और ख़वातीन जहाँ पे जाके बालों की ग्रोथ के हवाले से, बालों के गिरने के हवाले से फंस रही हैं, आज हम ये तमाम तर मसले भी आपके हल करेंगे, क्योंकि जनाब डॉक्टर्स भी हैं और ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि अपने बालों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो वो हमारे साथ बहुत अच्छी टिप्स शेयर करेंगे, और कुछ ज़रा मैं कोशिश करूँगी उनसे उनकी राज की ऐसी टिप भी निकलवा लूँ कि जिससे आपको और मुझे और हमारे बालों को फ़ायदा भी हो। और जनाब मेरे साथ शो में मौजूद हैं गज़ल सिद्दीक, मौजूद हैं मेरे साथ डॉक्टर फातिमा हसन, मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। और साथ में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर उज़मा भट्ट, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं। आप प्यारी प्यारी ख़वातीन को मैं अपने शो में कहती हूँ खुश आमदीद, और बाकी प्यारी ख़वातीन भी अभी आ रही हैं। सबसे पहले तो गज़ल जी, आपके तो बाल माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह नज़र बद से बचाए, वो तो हमेशा वजह शोहरत भी रहे हैं, और जैसे हमने पहले बच्चों देखे थे, आपके बाल अभी भी वैसे हैं, क्या राज है?
वैसे मैं आपको बात बताऊं मदिया, पहले तो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा शो आपने रखा है। ये लगता है कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। जी जी सबका। बिल्कुल। और सिर्फ खवातीन नहीं, मर्दों को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये बालों का। ज़्यादा है मुझे हाँ लगता बिल्कुल। है। तो अपने मैं बालों की बात बताऊं कि एक तो शुरू से ही मेरी मदर को बेसिकली बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा, जब जब मैंने ड्रामा किया था तो मेरे बाल इसी तरह से लंबे और होते थे। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है कि आप फेस से गुजरते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, आपके बाल ख़राब होते हैं, आपके बाल, और मीडिया में तो आपको भी पता है एवरीडे ब्लो ड्राई करना और स्टाइलिंग टूल से गुजरना, बाल बर्बाद हो जाते हैं। उसमें अपने बालों का ख्याल रखना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने पहले दिन से ये ठान लिया था कि ज़ाहिर है कि आपकी वजह शौहरत भी होती है, आपके बाल, हाँ। उसका ख्याल रखना मुझे था कि मैं अपना ख्याल रखूंगी इसका। और बीच में मैंने बहुत शॉर्ट करा दिए थे, बिल्कुल इतने छोटे छोटे मैं बाल रखती थी क्योंकि बच्चा छोटा था, उसको मैं मैनेज नहीं कर पाती थी। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि अब तो आपके बाल लंबे नहीं होने, क्योंकि एक एज होती है, यंग जब आप थी तो आपके बाल बहुत लंबे थे, बड़े खूबसूरत थे, अब उस तरह से इतने बड़े बाल होना नामुमकिन है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप अगर सही तरह से केयर करें अपने बालों की, जैसे मेरे कुछ रिचुअल्स हैं जो कि मैं करती रहती हूँ ना एवरी डे। मैं अपने बालों को ऑयलिंग करना, अपने हेल्दी मास्क लगाना, जो नेचुरल चीज़ें जो बहुत सारी रेमेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर की हैं। तो फिर से मैंने अपने बालों का ख्याल रखा और मेरे ख्याल में मारवी से भी ज़्यादा लंबे हो गए बाल उस जो दौर में थे मेरे। तो अगर बालों की सही केयर करें ना आप, ऑनेस्टली जो आपने अभी जो सारी बातें बताई है ना, कोई भी चीज़ जादू नहीं होती है कि हम रातों रात सोचें कि हमने, इनफैक्ट जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डॉक्टर साहब सारे बताएंगे जो चीज़ें होती हैं, उनका भी ये नहीं होता है कि कोई जादू हो गया, कुछ हो गया। ये जो बेसिक चीज़ है ना वो है केयर। आपने अगर सोच लिया कि मुझे अपने बालों का ख्याल रखना है, दैट इज़ द पॉइंट कि जहां आपके बाल अच्छे होने लगेंगे। अच्छा गज़ल जी, मुझे बताएं दरमियान में कि हमारी कोई अच्छी चीज़ है और बालों को तो नज़र भी बहुत जल्दी लगती है, तो नज़र से बचाने का भी मैं तो आपसे नोट कर जाना चाहूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम कहते हैं ना कि आप अच्छे कपड़ों को नज़र लग जाती है, तो बाल तो एक मुस्तकिल आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, उसका फिर आप कैसे ख्याल करती थी? और मुझे बताएं जो आपकी बाकी बहनें हैं उनकी भी आप जैसे बाल हैं? नहीं, यही मज़े की बात आपने पूछी, मुझे लग रहा था शायद आपकी जीन्स में हो ना। बिल्कुल, अक्सर मुझसे लोग कहते हैं आपके तो बाल जो है ना, आपकी जीन में ये है, आपके तो बाल अच्छे हैं। आप यकीन करें हम 7 बहनें हैं और मेरी बहनें अगर नाराज ना हो, किसी के भी बाल जो हैं वो उन्होंने ख्याल नहीं रखा है, तो आप मतलब यू कैन से कि किस तरह का ख्याल उन्होंने रखा है। अगर शायद वो भी मेरी तरह से इतनी कॉन्शियस होती हैं, ज़्यादा ख्याल रखती, तो उनके बाल ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो ये जीन की बात नहीं होती है, जीन में हमें बहुत सारी बीमारियाँ मिलती हैं, जीन में हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अगर वो आप ट्रिगर ना करें तो वो बीमारी आपको नहीं होगी। फर्ज करें अगर मेरी जीन में कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो मैं अगर अपना ख्याल रखूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, मैं वो अनहेल्दी चीज़ों से बचूंगी, तो जाहिर है वो ट्रिगर नहीं करेगी। अच्छा, वर्जिश भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आपके फॉलिकल्स को जाता है, वो आपको फूड प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से अगर आपको जीन में बहुत अच्छे बाल भी मिले हैं फॉर इंस्टेंस, और अगर आप उसका ख्याल ना रखें तो बर्बाद हो जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं। तो जीन जो है वो होती है, अच्छे बाल मिलते हैं, कुछ कम अच्छे बाल मिलते हैं, लेकिन आप कम अच्छे बालों को अच्छी केयर से बेहतर बना सकते हैं। और कुछ चीज़ ऐसी जिससे आपने जीन्स को भी डॉज दे सकते हैं, कि अगर आपकी जीन्स में आप देख रहे हैं कि इतने अच्छे बाल नहीं, ऐसे है ना, आई एम श्योर कि आप डॉक्टर मेरी बात से एग्री करेंगे। आप मुझे बताएं डॉक्टर फातिमा, आप वैसे अपने बालों का कैसा ख्याल करती है? अच्छा, पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। अच्छा, बालों का ये है कि गुड हेयर कम्स फ्रॉम गुड हेल्थ। सो एक तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर हेल्दी फ्रॉम विद इन। इसका मतलब आपके बाल आपकी हेल्थ के बारे में बता रहे होते हैं। एग्जैक्टली। किसी के अच्छे बाल बोले आपका फेरिटिन लेवल बड़ा जबरदस्त है। एक्चुअली जबरदस्त। वैसे मेरा बहुत लो होता है, बहुत लो रहता है। देखा ना, आप बॉडी एनाटॉमी को डिफीट करें। तो हमारे पाकिस्तान की खवातीन जो है ना, उनका आयरन लेवल वैसे ही बहुत लो है, विटामिन डी फूड बिल्कुल। सो अगर हमने अपने बालों का ख्याल रखना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। अगर किसी को हेयर फॉल का इशू आ रहा है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम सबसे पहले ये असेस करें कि उसको हेयर फॉल का इशू किस वजह से आ रहा है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर बाल गिर रहे हैं तो कोई एक स्टैंडर्ड रेसिपी इज़ गुड फॉर एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। अगर बाल गिर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है, एज ए डॉक्टर हम देखते हैं कि हिस्ट्री एग्जामिनेशन से और ब्लड वर्कअप कराकर कि क्या आया कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी तो नहीं है। हमारी पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमन रीज़न हेयर फॉल की आयरन की कमी, विटामिन डी, B12, जिंक की कमी ये होती है, या कोई अंडरलाइंग हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है, थायराइड के डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर जिस तरह आजकल यंग लड़कियों में PCOS बहुत कॉमन है, ये होता है।
कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, या अक्सर कोई स्कैल्प इन्फेक्शन होती है जो कि इग्नोर हो रही होती है, फंगल इन्फेक्शंस या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सब, या फिर जिस तरह हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस, आपकी बुरी नींद, बुरी डाइट, वैसे ज़हनी तनाव, ये सब भी बालों की हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले हम ये देखें कि अगर बाल गिर रहे हैं या बालों की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसकी रीज़न क्या है, फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट से बाल बहुत अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। मैं आज की नींद की गोली खा के मैंने 8 घंटे सोना है ताकि मेरे बाल अच्छे हो सके। मैं बहुत परेशान कि मतलब नींद तो पूरी नहीं होती। आप बताएं, आपने बालों का कैसा ख्याल करती हैं? मैं तो यूजली जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर फातिमा ने कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अंडरलाइन कॉज पहले पता करें, लाइक व्हाट इज़ द मेन कॉज कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है। मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी क्योंकि डाइट का जैसे इन्होंने कहा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम फीमेल्स वी आर ऑन डाइट। आजकल एक न्यू ट्रेंड चला है, लाइक मोस्ट ऑफ आर पेशेंट्स दे आर टेकिंग द GLP-1, मंजारो, ओज़ेम्पिक वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी डाइट बहुत ज़्यादा सप्रेस हो रही है। और मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं क्लिनिक पे स्पेशली फॉर दैट रीज़न कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड जब हम थोड़ा सा उनसे कंसल्टेशन करते हैं एंड वी जस्ट आस्क देम क्वेश्चंस एंड देन दे आर लाइक जी हमें हमें पता चल जाता है कि दे प्रॉब्ली दे आर टेकिंग दोज इंजेक्शंस एंड जिसकी वजह से इनका हो रहा है। सेकेंडली जैसे कि इन्होंने कहा कि देयर आर मल्टीपल रीजंस कॉजेज जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। जेनेटिक आपका कोई डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, एग्जैक्टली जैसे इन्होंने बताया, स्लीप, डाइट प्रॉपरली नहीं ले रहे आप, तो उसकी वजह से भी होता है। तो मेन कॉज हम फिक्स करते हैं एंड आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट स्टिच इन टाइम, फिक्स 9। मैं उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ जब एक स्टार्ट हुआ है ना आपकी हेयर थिनिंग, हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, आप लोग प्लीज़ पहले आके ट्रीटमेंट करवा लें। डोंट वेट फॉर द टाइम लाइक कि जब बिल्कुल ड्रास्टिक आपका हेयर फॉल हो जाए, बाल पैचेस होना स्टार्ट हो जाए और तब आए तब यू से कि चलो अब आप इसको फिक्स कर दें। सो आई ऑलवेज टेल कि द मोमेंट यू स्टार्ट नोटिसिंग कि आपकी हेयर थिनिंग हो रही है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, जस्ट आप आके अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर मतलब बजाय हम ये इंतजार करें कि गोला बालों का गायब हो तो उसके बाद एग्जैक्टली हाँ, तो जब हम देख रहे हैं कि वॉशरूम में नहाते वक्त जी काफी ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो काम उस पे करना है। जनाब गजल जी को हमने एक मोटिवेट किया था बालों के हवाले से, फिर उन्होंने कुछ काम भी किया। मुझसे जरा पूछेंगे जो उन्होंने काम किया बालों के हवाले से, अपने नहीं, अब आपके और मेरे अपने तो वो कर ही नहीं थी, वो क्या काम है, कौन से प्रोसीजर्स ले सकते हैं और कितनी उम्र से लेना शुरू कर सकते हैं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर फारिया खान ने ज्वाइन किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक एक्सपर्ट हैं। कैसी हैं डॉक्टर फारिया? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर फारिया पहले मुझे बताएं, आपके नज़दीक जो आपके पास आजकल जो केसेस आ रहे हैं बालों के हवाले से, उसमें ज़्यादातर लोगों को क्या मसला है? ज़्यादातर लोगों को मसला ये है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर ब्लो ड्राई, ओवर हेयर स्टाइलिंग्स की वजह से कलर्स, यस, हेयर का टेक्सचर उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे हेयर स्मूथ नहीं है, हमारे हेयर हेल्दी नहीं है। ऑल्सो जो यंग बच्चियाँ आती हैं, हाई पोनी टेल्स बनाना, टाइटन अप बाल बनाना, आजकल तो चले बालों को यूं चिक के बाल ऐसे बनाना। हाँ, तो जो उनका फ्रंटल एरिया है वो ब्रॉडन हो जाता है। सो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो काउंसलिंग, कि आप सही चीज़ें यूज़ करें, सही तरीके से यूज़ करें, ओवर यूजेज ना करें। एक्सेसिव ब्लो ड्राई भी आपके स्कैप की कंडीशन को ओवर ड्राई करता है, मोर प्रोन टू कॉज स्किन डिसऑर्डर्स, स्कैप के इरिटेशन डिसऑर्डर्स। देन बॉक्स डाइज बहुत कॉमन होगा। जी जी बिल्कुल। तो बॉक्स डाइज का ओवर यूजेज वो तो हर घर में इस्तेमाल हो रहा है। तो हर पेशेंट ये बोलता है कि हमने डाई कराया था एंड देन वी आर फीलिंग इचिंग, इरिटेशन, इन्फ्लेमेटरी इश्यूज आ जाते हैं। अब बहुत लोगों को पता नहीं जो ये बॉक्स आपके डाइज होते हैं, जो आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन होती है, इसकी एक रीजन ये भी है, जो आपके बालों में डाई लगा के बैठे होते हैं, काफी ज्यादा देर डाई होता है तो ये अंदर भी पेनिट्रेट कर जाता है। एक्चुअली जो रैपिड एक्टिंग डाइज होते हैं उनमें एक हार्मफुल केमिकल होता है विच इज PPD, और ये यूजुअली हम हिना डर्मेटाइटिस में भी ये पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं कि जो लोग रैपिड कलर के लिए मेहंदी लगवाते हैं तो वो एक सर्टेन केमिकल होता है PPD जो आपको स्कैप इरिटेशन करता है, आपको मोर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन डिसऑर्डर्स प्रोवाइड हो जाते हैं आपको। डेफिनेटली यू नीड टू, इफ़ यू वांट टू गो फॉर डाइज, यू नीड टू सी
PPD फ्री या अमोनिया फ्री डाइज, और ये बहुत बेहतर चॉइसेस हैं, इसके बहुत बेहतर ब्रांड्स अब अवेलेबल हैं। सिर्फ अवेयरनेस की कमी है मदिया, मेरा ख्याल है, और आप अगर वाइजली चूज करें तो आप PPD फ्री अमोनिया डाइज। मैं लिख लें ये भी से कि आपने जो भी डाई लगवाना है लेकर आना है। बहुत से लोग तो खजाब लगाते हैं, तो जो खजाब भी है वो हमारे बालों की बड़ी जड़ों का दुश्मन है। और जो अब लिख लें कि जो अमोनिया फ्री होना चाहिए। अभी बाल डाई भी कराने जाए ना तो आप वो सैलून वाली आपको इतनी 5-6 चीजें बताती है जो घर से याद करके कहते हैं भूल जाते हैं। बस इतना याद कर लें कि अमोनिया फ्री, एक ये चीज सही रहेगी ना। अच्छा मुझे पता है बाकी जो बॉक्स वाले डाइज होते हैं, क्योंकि ये तो हर घर में इस्तेमाल होते हैं, और मतलब हम लोग जो वैसे टेलीविजन में आते हैं अगर बॉक्स डाइज नहीं करते हैं, वैसे अपने बालों का पिछले दिनों पता नहीं मुझे किसने काटा, मैंने जाके स्ट्रीकिंग करवा ली, अच्छी बहुत लग रही थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा मैं फ्रेश कराती हूँ, फिर मैंने कहा मेरे बालों को क्या हो गया, मेरे बाल दिनों से गायब होना शुरू हो गए, उड़ गए मेरे बाल। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं ये दिखा देती हूँ, आप लोग तो मेरे अपनी ये घर वाली बात है। यहाँ पे मेरी ना स्ट्रीक हुई तो ये मेरे बाल ही गायब हो गए, देखिए मेरे बाल। मैंने कहा कि एक दिन ब्लो ड्राई, मैंने कहा ये मेरे बाल कहाँ गए, इतने बाल तो मेरे है ही नहीं। मतलब ये अगर मेरा देखा जाए तो मेरा फ्रंट इतना है, यहाँ से इतना मेरा बाल ही गायब है। शुक्र है मैंने ये नहीं कहा किसी ने जादू टोना कराया, पर मुझे पता था, मैं खुद जो अपने बालों के लिए काफी हूँ, मैं बालों में करा रही हूँ। सबसे बुरा जादू टोना हम खुद ही करते हैं, अपने बालों को बर्बाद करते हैं। ओवर एक्सेसिव हीट जो बालों पे लगती है, ज़ाहिर आप स्कैल्प पे फॉलिकल्स कितना नाजुक होता है, आप सोचें बाल, और उस पर हम इतनी ज्यादा हीट दे रहे होते हैं। जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि ब्लो ड्राई बार बार करें, और हमारी मीडिया में मेरे साथ मीडिया में तो मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, आपके दर्द को समझ सकती हूँ। आपने तो गजल जी मुझे बताया, जब आप रोज मॉर्निंग शो आप करती थी तो आपके तो खैर बाल बड़े जबरदस्त है, मुझे लगता है आपको ब्लो ड्राई की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, आप वैसे मदिया मैं आपको ब्रेक में बता रही थी, मैं अपने प्यारे ऑडियंस को भी बता देती हूँ। मैंने कहा कि अगर कोई अच्छा सेल्समैन होता है ना, वो साइबेरिया में भी एयर कंडीशनर बेच आता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि किसी साहब ने जो है मुझे कन्विंस किया कि गजल आपकी बालों को रिबॉन्डिंग की जरूरत है, रिबॉन्डिंग करा लें तो आपको कोई ब्लो ड्राई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मीडिया में तो ये ब्लो ड्राई वगैरह रिबॉन्डिंग उनको नहीं पड़ती कि जिनके बाल में कर्ल हो, वेव हो। आपके तो बाल में बचपन से देखा तो बहुत हल्का सा फ्रिज होता है ना, जैसे हमारे जो एनवायरनमेंट है हमारा, कराची में तो वैसे भी ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से। तो उसने कहा ये फ्रिज निकल जाएगा, महंगा कर दो। अच्छा, उस वक्त इतनी अकल नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, ये तो अब जाके मैंने इतनी रिसर्च करती हूँ मैं नेचुरल चीजों पर, सब हर नई चीज आप फॉलो कर रहे हैं। तो वो मदिहा मेरे बाल ऐसे हो गए थे रिबॉन्डिंग के बाद कि मैं जब यूं करती थी ना, मेरे गुच्छे की गुच्छे मेरे बाल हाथ में आते थे। मैं परेशान हो गई थी, मेरे बाल इतने थिन हो गए थे, ऐसा नहीं कि मेरे बाल कभी खराब हुए नहीं है, मेरे बाल बर्बाद। I'm sure आपको भी कभी किसी चीज ने काटा होगा और आपने कहा मैं अपने बालों को ट्रीटमेंट कराती हूँ। तो वही बस। और उसके बाद फिर ज़ाहिर मैं नेचुरल चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ, बचपन से ही मेरी मदर भी बहुत वो करती थी। तो फिर ऑयलिंग करना, सब करना, उसके बाद मैंने उसको रिस्टोर किया। कितना अरसा लगा आपको वो डैमेज को सही करने में, उस डैमेज कंट्रोल में? बस वो यही होता है कि आपके बालों का टेक्सचर जो है ना, ये केमिकल्स और ये सब चीज़ें लगा के तो ख़राब हो ही जाता है। जैसे आपने बॉक्स डाई की बात की थी, बॉक्स डाई क्या होता है कि एक जेनेरिक एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो आपके लिए भी है, इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, एल्डरली लोगों के लिए भी है, और उनके लिए भी है जिनके बड़े जिद्दी बाल होते हैं, बालों पे कलर नहीं आता है। तो उसमें जो है वो जो वॉल्यूम डाला जाता है ना, कलर 30 वॉल्यूम, और वो बालों की तरफ से बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स की बॉक्स के डाइज आते हैं जो आप खरीदते हैं, उनकी बात पता है अभी कितने बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो अमेरिका में उन जगहों पे बैन कर दिया गया है इन सब चीज़ों की वजह से कि उसमें इतने हार्मफुल केमिकल्स हैं। आप लगाएं अपने बालों में, डाई लगाएं, किसी के वर्जिन बाल हों और उसके बाद डाई लगाना शुरू करें, आपके बाल विद इन 6 मंथ्स बिल्कुल उनका टेक्सचर खराब हो जाएगा, ड्राई, बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे आपके बाल। तो अब सब करते हैं, मैं भी करती हूँ डाई। हम बच नहीं सकते इससे, क्योंकि या तो फिर आप चले जाएं ग्रे बालों की तरफ, जाहिर अब वो रूट्स निकलती हैं, उसको डाई करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ बहुत आज ज़बरदस्त टिप देती हूँ मैं आपको कि बाल डाई कर, जैसे अमोनिया फ्री डाई होता है, लेकिन उसका सिर्फ मुझे ये प्रॉब्लम एक लगता है कि वो बहुत जल्दी फेड आउट हो जाता है, निकल जाता है। और जो वैसे डाइज होते हैं तो उसमें मैं डाई लगाने से पहले थोड़ा सा कोई ऑयल, मेरा तो खैर अपना ऑयल में वो लगाती हूँ, लेकिन अगर कोई सा भी ऑयल ना हो, आपके पास कोकोनट ऑयल जी वो ले ली थोड़ा सा कॉटन से, और अपने सिर्फ रूट्स पे हल्का हल्का सा लगा लें। ओके, यानी कि डायरेक्ट बालों पे आपने डाई नहीं लगाना। हाँ, और दूसरी बात ये होती है कि डाई जब आप लगाने जाए ना तो फ्रेशली बालों को वॉश करके ना जाएं, क्योंकि वो आपके जो ओरिजिनल जो ऑयल्स होते हैं ना स्कैल्प पे जो सीबम होता है, वो आपको बेसिकली प्रोटेक्ट करता है केमिकल से। मैं तो 3-4 दिन बाल नहीं धोती हूँ, उसके बाद जाके मैं डाई कराने जाती हूँ। और उससे पहले भी, क्योंकि मेरी भी स्कैल्प बहुत वो है, सेंसिटिव है, तो मैं उसको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या अपना ऑयल लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं डाई करती हूँ। और लोग ये समझते हैं कि शायद
ऑयल होगा तो आपके रूट्स पे कलर नहीं आता, कलर आ जाता है, वो इतना बुरा केमिकल होता है जो कलर करता है, वो हर जिद्दी बाल पे वैसे आता है। आपने जो बात की ना, हमारे यहाँ डॉक्टर बिल्किस भी आती हैं, तो वो भी हमेशा यही टिप देती हैं कि आपने जब भी अपना बाल डाई करना हो तो डाई से पहले वो कहती हैं कि आप अपने बालों में ना कुछ ऑयल जो है वो रूट्स में लगा लें ताकि आपको यूं डैमेज वगैरह ना हो। ये जो आपके पास चीजें पड़ी मुझे इनका बताएं। ये मैं आपको बताऊं कि ऑयल अब लगाना क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि नरिश करता है आपके बालों को। आपके बालों में ना जो इलास्टिसिटी होती है, जो एक इलास्टिक होता है ना, जो फ्लेक्सिबिलिटी, जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपने बालों को हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं, उसको नरिश नहीं करते हैं, आप इसको तोड़ें, इसको तोड़ें, टूट गई। हाँ, अब ये नरिश्ड स्टेम है, इसको तोड़ें आप तो ये नहीं टूटेगी। हाँ, इसमें लचक है। तो बालों में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर आप बालों का मतलब ज़्यादा जोर से मैंने आपकी बात को सीरियस ले लिया, मैंने कहा ये मेरी ताकत आजमाने का टाइम है। अगर आप बालों को नरिश करें ना, बालों को अंदर से भी ऑब्वियसली अपना ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह हमारे से बाल स्ट्रेट करा के ऐसे बाल हुए हैं। बाल हमारी दूसरी चीजों से के भी वो होते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे बाल जब बिल्कुल रूखे सूखे हो जाते हैं, हम डाई करा रहे होते हैं, केमिकल्स यूज कर रहे होते हैं, बालों का प्रोटीन खत्म हो जाता है, केराटिन जो होता है बालों का, आपने उसको यूं किया, टूट गया। जब भी हमारा ब्रेकेज होता है बालों, आपने उसको कर्ल करने की कोशिश की, उधर टूट गया, आधा बाल में रह गया। हीट देते हैं बालों को, हाँ। उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस मासूम बाल से कि वो बचेगा? बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जनाब सबा पाक पतंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है सबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबा क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना था कि बाल जो है ना बहुत ज्यादा डैमेज हैं, अच्छा। लंबे नहीं होते, गिरते बहुत हैं, हमें केयर क्या करनी चाहिए? अच्छा, मैं चाहूंगी जरा डॉक्टर भी आपसे कुछ सवाल पूछ लें। मुझे आप ये बताएं, आपके डैमेज अभी हुए, आपने कोई कलर शलर वगैरह लगाया है मेरी तरह बालों को स्ट्रेट? नहीं, मैं कलर जो है वो बिल्कुल भी नहीं करती। अच्छा, आप कलर बिल्कुल भी नहीं करती। तो सवाल पूछना चाहेंगे, आपकी नींद पूरी है? इनकी एज क्या है? जी, नींद तो पूरी है बिल्कुल। आपकी एज क्या है सबा? मैं 22। 22। ये तो बहुत ही, हाँ 22 साल आपकी एज है। क्या आपने बहुत ड्रास्टिक किस्म का वेट लॉस तो नहीं किया पिछले दिनों? नो, वेट लॉस वाला सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, वेट लॉस वाला सिस्टम। अच्छा, आपका हॉट वाटर का यूजेज, खारे पानी का इस्तेमाल? नहीं। अच्छा, और मैरिड हैं आप? नहीं, मैरिड नहीं है। कितने अरसे से बाल गिर रहे हैं आप? मैरिड हूँ। मैरिड है। अच्छा, खुल के बताना सबा, कितने अरसे से बाल गिर रहे हैं? ये मेरे स्टार्ट से ही ऐसे हैं। अच्छा, स्टार्ट से ही ऐसे हैं। चलें ठीक है, बट जो स्टार्ट से ऐसे उसके लिए भी कुछ किया जा सकता है। मैं पूछ रही थी कोई ट्रीटमेंट तो बथेरे आ चुके हैं, बात करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं आपके बालों के हवाले से, क्योंकि आजकल बाल जनाब हर एक को बालों का मसला है, और सही मसला है। भी क्या करें, आजकल बाल गिर भी रहे हैं। हमारी कौन सी नींदें अच्छी है, हमारी कौन सी खुराकें बहुत अच्छी हैं। ये आजकल जो कॉफ़ी के जो कैफ़े से खुले हुए, जगह जगह खुले हुए, जो हम रात गए बैठ के वहाँ पे कॉफ़ी, मतलब अगर मैं कहूँ हम, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठी कॉफ़ी पी रही होते हैं, मतलब हम सब, लेकिन लोग पी तो रहे होते हैं ना कॉफ़ियाँ। वो जो रात को आप कॉफ़ी की बिला वजह की इनटेक है, रात को आपने सही सोना नहीं है, ये मैं ये अपनी बात कर रही हूँ अब, ठीक है क्योंकि नींद नहीं आती। तो ये बहुत सारे मसले मसाले। और सबा जो हमारे साथ कॉलर मौजूद थी डॉक्टर फातिमा, सो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? वो कह रही बालों के शुरू से ही ऐसे हैं। अच्छा, एक तो ये कि उन्होंने बताया कि शी इज़ 22 years old एंड शी इज़ मैरिड। तो अगर उनके बाल शुरू से ऐसे हैं तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनका ब्लड वर्कअप करवाएं। अगर एक यंग लड़की है और उसके बहुत अरसे से बाल गिर रहे हैं तो फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी तो नहीं है। तो एक तो डिटेल ब्लड वर्कअप होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर मेरी उनसे और थोड़ी लंबी हिस्ट्री में ली थी तो मैं उनसे पूछती कि अगर वो मैरिड हैं तो प्रेगनेंसी तो नहीं रही, क्या उनके बच्चे हैं? बिकॉज अक्सर पोस्ट पार्टम भी हेयर फॉल और बढ़ रहा होता है, उसमें अगेन हमारी न्यूट्रिशनल डिप्लीशन ज़्यादा हो रही होती है। तीसरी बात यह है कि अक्सर हमारी अपनी लाइफस्टाइल का पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मैं उनसे ये कहूँगी कि एक अपना डिटेल्ड, वो सबा चिल थी, हाँ, सबा की खुद गेस करो मेरे क्या मसले हैं, अब मुझे बताओ शुरू से मसला, अब तुम लोग गेस करो। तो वो अपना डिटेल वर्कअप जरूर करवाएं कि देखें कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी तो नहीं है। अपने हार्मोन्स के टेस्ट करवाएं और अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाएं जिसमें वो अपनी नींद, अपनी खुराक का बहुत अच्छा ख्याल रखें। अच्छा फारिया, आजकल ट्रीटमेंट्स कौन कौन से आ गए? मैं अगर मैं ट्रीटमेंट्स के वाले से जानना चाहूँ कि क्योंकि आपको एक्सोसोम्स भी हैं, PRP भी है, आजकल इन कौन सी ज़्यादा चीज़ है?
वेल एक्सोसोम्स आर द टॉक ऑफ द टाउन, बट उसकी इंडिकेशंस है मदिया. नॉट एवरी कैंडिडेट इज सूटेबल फॉर एक्सोसोम्स. अब एक्सोसोम लोग ऐसे लगा रहे हैं जैसे एक लिपस्टिक कि आप गए और आपने परचेज कर ली. देयर हैज टू बी इंडिकेशंस, जैसे डॉक्टर फातिमा ने बताया कि फर्स्ट वी नीड टू गेट द इन्वेस्टिगेशंस डन. अगर आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो दुनिया का कोई भी एक्सोसोम उसको ट्रीट नहीं कर सकता. इसी तरह हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अनियन वाटर लगा के. अब अनियन लोग कहते हैं कि डॉक्टर फारिया आपने अनियन पानी, अनियन वाटर, प्याज को पीसा, उसको पानी लगा लिया और उससे उनका बाल गिरना बंद हो गया. इट्स टेम्पररी, क्योंकि अनियन में होता है सल्फर, तो वो आपको टेम्पररी आपका ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा और वहाँ पे आपका बाल गिरना बंद हो जाएगा. आपको लगेगा ओके दिस इज द क्योर, बट इन अ लॉन्ग रन इट कैन कॉज योर स्कैल्प डैमेज, इरिटेशन हो सकती है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो सकता है. सो अब डिपेंड करता है कि हम किसको क्या ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं. यंग पेशेंट्स में यूजुअली PRGF, प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर्स, अब तो ऑटोलोगस एक्सोसोम्स बन रहे हैं. यानी कि सब ये करा सकती है इफ शी इज यंग एंड शी इज हेल्दी, यस, हम उन्हीं के ब्लड से एक्सोसोम्स ड्राइव करके उनको अप्लाई कर सकते हैं. बट इफ द पेशेंट इज ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, पेरीमेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल है, उसके वर्कअप हो चुका है, देन गुड क्वालिटी एक्सोसोम्स कैन डेफिनेटली वर्क. रीजनरेटिव है, यानी कि फॉलिकल को, एक डेड फॉलिकल को नरिश करना, उसको रीजनरेट करवाना, दैट्स ऑल एक्सोसोम डज. बट इट इज नॉट अ वन फार्मूला फॉर ऑल. देखिए अभी वो जो एक्सोसोम्स है वो आपको पता है वो एक तो प्लेसेंटा, मतलब जो पिछले दिनों इस्लामाबाद में plant based, animal based, लेकिन किसका सबसे बेस्ट है? well plant based are nice. There are many in the market. और अब आजकल इस तरह भी आया है कि जी 5 बिलियन 10 बिलियन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास आते हैं डॉक्टर्स में, अब तो 100 बिलियन भी आ गया ग्रोथ फैक्टर्स. तो मैं सिर्फ ये चीज़ बताना चाहूँगी, इट्स नॉट, ये पहले लोगों को बताएं क्योंकि मुझे नहीं पता ये 5 बिलियन 100 बिलियन ये क्या सीन है. ये बेसिकली इट्स लाइक द ग्रोथ फैक्टर्स, जो वो कहते हैं कि एक इतने से वाइल में क्वांटिटी है कि इतने से वाइल में इतने ग्रोथ फैक्टर्स हैं. अभी इस पर रिसर्च आर्टिकल्स हैं बहुत सारे जो आ रहे हैं, बट यू नो अगेन जैसे डॉक्टर फारिया ने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मेन कॉज पहले पता करें कि व्हाट इज़ द कॉज जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है. हम लोग पेशेंट्स को क्लिनिक में जैसे PRP, जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि यूजली वी आर यू नो हम लोग PRPs कहते हैं, फिर देन वी गिव देम एक्सोसोम्स ट्रीटमेंट. एक्सोसोम्स में इन्होंने जैसे बताया कि अभी ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ्टिंग भी स्टार्ट हो रही है. इट्स लाइक कि आप भी के यू नो ब्लड लेके उससे ही एक्सोसोम्स बना रहे हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसका ऑलरेडी यू नो फेरेटिन लेवल लो है या आपके उसके ब्लड में क्या प्लाज्मा निकलेगा, उसके ऑलरेडी फेरेटिन लेवल लो. एग्जैक्टली, तो उसमें ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट घर से किसी सेहतमंद बहन भाई को ले जाए. मेरे तो बहन भाई किसी और का किसी पे नहीं लग सकता, किसी और का किसी का नहीं लग सकता, रिएक्शन हो सकता है. तो उसमें भी, और फिर बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि किसी ने उनको कहा है कि बस सिर्फ साल में एक दफ़ा एक्सोसोम्स करा लें तो आपके बाल सही हो जाएंगे. ऐसा भी नहीं है. तो कितने बार कराने होते हैं? इट्स वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. ठीक है, हर किसी का यू नो इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है. अगर आपका बहुत ड्रास्टिक हेयर फॉल है तो आफ्टर 3 मंथ्स आप आके दोबारा से एक सेशन रिपीट कर सकते हैं. एंड उसके बाद जैसे जो एक्सोसोम्स के एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट एक्सोसोम और लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी बता रहे हैं. ये अगर अच्छा आपका ट्रीटमेंट हो उसकी कॉस्ट क्या होती है? देखिए दैट डिपेंड्स. हमारे पास 2 तरह से आ रहे हैं, एक कोरियन ब्रांड है और एक USA ब्रांड है. कोरियन वाले जो यूजुअली हम लोग एक्सोसोम्स लगा रहे हैं इट्स अराउंड 50K. लेकिन अगर आप USA के ब्रांड्स ले रहे हैं उसमें जैसे 5 बिलियन 10 बिलियन, तो 5 बिलियन इट कॉस्ट यू लाइक 5 बिलियन एंड 10 बिलियन कॉस्ट यू अबव 1 लाख रुपीज. तो उसमें फिर भी हम, क्योंकि मैं जब भी कोरियन इतना अच्छा नहीं है, US वाला ज़्यादा अच्छा. बट मैं आपको एक बात बताऊं, समटाइम्स कोरियन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. ये भी एक इट्स लाइक यू नो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिलेमा है कि पीपल से अच्छा कोरियन ब्रांड है तो इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है. मतलब मुंह स्किन के लिए कोरियन ब्रांड चाहिए, बालों के लिए कोई और ब्रांड चाहिए लोगों को? आई थिंक सो कोरियन, बल्कि मुझे अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा मुझे कोरियन ब्रांड्स अच्छे लगते हैं बिकॉज यू नो उसमें प्लांट बेस्ड और उसमें और उनके रिजल्ट्स भी हैं एंड इट्स इकोनॉमिकल एज वेल. क्योंकि व्हेन वी टॉक like you know when we are just selling also or when we are prescribing it's not for the elite or the leisure family. you know हम लोग को you know economical भी देखना चाहिए. it should never be heavy on the pocket. अच्छा, शारजा से हमारे कॉलर मौजूद है सोफिया. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कैसी सोफिया? ठीक हैं?
मैं ठीक ठाक। मदिया मेरे बालों का सवाल है, प्लीज मेरी मदद करें। मेरे बाल आई वर्क, तो मेरे बाल बहुत टेक्सचर उनका खुरदरा हो गया है एंड फ्रिजी हैं और आगे से बाल जा रहे हैं और कोई यहाँ पे है गाइडेंस नहीं है। जिसके पास भी जो महंगे से महंगे सैलून में मैं गई हूँ, वो बस आपको ट्रीटमेंट कर देते हैं एंड देन यू आर डन। उसके बाद आपके बाल खुल जाते हैं, तो आपको समझ नहीं आता, कोई गाइडेंस नहीं है एंड यहाँ पे एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। तो आपको हेयर हमारे इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरे बालों की मदद कर दें प्लीज, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी बात सुने भी, अभी बोली बाकी सैलून वगैरह तो कुछ भी नहीं। अगर आपके पाकिस्तान चक्कर लगता है, और आई नो दुबई इज वेरी एक्सपेंसिव, सो जब आप नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान ट्रैवल प्लान करें ना, तो आपने आके आपने कुछ चीजें टेस्ट हैं, वो कौन से टेस्ट हैं वो भी डॉक्टर साहब आपको बता देती हैं। I have done all the blood work. The blood work is fine. Hemoglobin is fine. Ferritin is fine. All the levels are okay. अच्छा ठीक है, लेकिन वो जो हेयर लाइन आपकी डिसीज कर रही है, आपकी एज क्या है सोफिया? I am very old. I'm 47. 47, तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। क्या होता है? मेरा बेसिक प्रॉब्लम है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हैं। वंस आई ब्लो ड्राई के बाद वो ठीक होता है, लेकिन ये सीधे नहीं होते हैं और ड्राई हैं। ओके चलें, ठीक है। मेरे पास ये जो डॉक्टर्स का गुलदस्ता और फिर हमारे पास गजल जी बैठी है, तो मैं चाहूंगी कि आपके लिए कोई सोल्यूशन जरूर को निकाल लें। कुछ और सवाल आप उनसे पूछना चाहती हैं? एक तो ये कि हाउ फ्रीक्वेंटली डज शी डाई हर हेयर? हाँ, ये बताएं सोफिया जी। Every month because I have work, so I need to dye my hair. वो भी निकल जाते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से 15 डेज के बाद 20 डेज के बाद तो फिर वो करवाते 2 हफ्ते के बाद फटका पड़ता है। फटका पड़ता है 2 हफ्ते के बाद। हाँ। अच्छा, एक तो ये कि जैसे कि उन्होंने बताया कि शी इज 47, तो शी इज पेरीमेनोपॉजल। इस टाइम पे जो मोस्ट कॉमन रीजन होती है हेयर फॉल की, जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने ब्लड वर्कअप कराए हैं, प्रोबेबली शी गॉट ऑल हर न्यूट्रिशनल टेस्ट्स डन, तो दे वर फाइन। बट अगर 47 इयर्स में मोस्ट कॉमन रीजन होती है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहती हैं, व्हिच इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ईस्ट्रोजन। आल्सो शी वर्क्स, और जब हम वर्क काम कर रहे थे तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। एग्जैक्टली, स्ट्रेस तो है। तो इस एज में जैसे जैसे हम एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ईस्ट्रोजन लेवल्स गिर रहे हैं, तो एक सर्टेन पैटर्न ऑफ बॉल्जनेस या हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इसमें नॉर्मल मल्टीविटामिन्स के अलावा हमें सर्टेन दवाइयाँ देनी होती हैं जो कि उस हार्मोनल इम्बैलेंस को केटर करता है। तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए सर्टेन दवाइयाँ हैं, जिसमें माइनॉक्सिडिल है, स्पाइरोनोलेक्टोन, फिनास्टेराइड, बट वो ऐसी दवाइयाँ हैं विच आर सपोज टू बी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, जो हर एक नहीं खा सकता ना, तो जो हर वो ऐसे में अगर ऐसे ही कह दूं कि वो ये ले लें तो वो गलत होगा, बिकॉज उससे उन दवाइयों को शुरू करने से पहले हमने कुछ ब्लड टेस्ट देखने होते हैं। तब और उन दवाइयों के जब ड्यूरेशन चल रहा है, उस दौरान सर्टेन चीज़ों की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स उसमें बहुत सी चीजें होंगी कि आप ये चीज खा सकते हैं, ये चीज नहीं खा सकते। ठीक है। हाँ। और अब कुछ दवाइयों के साथ ब्लड प्रेशर देखना जरूरी है, कुछ दवाइयों के साथ किडनी के टेस्ट देखना जरूरी है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि जब वो वहाँ पर या जब आपकी किडनी इफेक्टेड हो तो वो भी आपके बालों पे इसका असर आता है। नहीं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम, अगर कोई हार्मोनल हेयर लॉस है और हम कोई ऐसी दवाई दे रहे हैं, दैट कैन अफेक्ट किडनी। बट अगर एक हेल्दी किडनी है, हमने टेस्ट करवाए नॉर्मल है, तो हम वो हर महीने मॉनिटर करते रहते हैं। सही। ऐसा नहीं है कि वो दवाई को इरिवर्सिबल किडनी डैमेज कर देती है। अगर हमें लेट्स सपोज आफ्टर 6 मंथ्स लगता है कि किडनी के कुछ टेस्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं, वी कैन लोअर द डोज। इंपॉर्टेंट बात है मॉनिटरिंग और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड दवाई दें। और ये बात मैं इसलिए भी कहूँगी बिकॉज अक्सर ऐसे होता है कि आजकल इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है जो इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं कि आप ये इस्तेमाल कर लें, चाहे वो बालों की हो। भाई इन्फ्लुएंसर्स पे तो मैं कहती हूँ खुदा के लिए इन्फ्लुएंसर्स को मिले होते पैसे। मैं पहले भी अपने शो में 1000 बार कह चुकी हूँ, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ वजन खुद कम किया होता है, दिन में एक नाम निकल आता है कि जी इन्होंने इनको जब वो जिम कराया था, मैं अक्सर कहती हूँ यार मैंने भी वजन कम किया, चलो मैं भी कुछ पैसे कमा लूँ। लेकिन खुदा के लिए मैं आपको सही बताऊँ, ये इन्फ्लुएंसर्स आज एक क्रीम बेच रहे हैं, कल दूसरी क्रीम बेच रहे हैं, और उनका लिटरली काम ही यही है, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। सो मैं आपसे कहूँगी किसी तजर्बेकार इंसान के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। देखिए इन्फ्लुएंसर की भी अपनी मजबूरी है, मैं उनको बुरा नहीं बोलूंगी, जो यूज भी नहीं करते, वो नहीं करते, वो आगे रिश्तेदारों को उनके सालगिरह पे गिफ्ट कर देते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, जायदा जी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मदिया वाजी ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है जायदा जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव देख रही थी तो मैंने सोचा मैं अभी अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए आपसे बात करूं। जरूर जरूर पूछिए। मैंने ना तकरीबन 42 ईयर्स में निकल है, तो बाल डाई करना शुरू किए हैं, तो मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा, आप बाल खुद डाई कराती हैं, किसी पार्लर से जाके डाई कराती हैं? मैं खुद करती हूँ डाई। आप खुद डाई करती हैं, और वो जो बॉक्स आपको नॉर्मल डब्बा मिल जाता है, आप उससे बाल डाई करती हैं खुद से? मैं नाम तो नहीं ले सकती। अच्छा ठीक है,
ओके ठीक है, इसका मतलब है आपको वो जो बॉक्स डाइज है वो आपको सूट नहीं कर रहे, वो सूट नहीं कर रहे। कुछ आपसे सवाल पूछना चाहेंगी आप इनसे? अच्छा, आपने कोई अपना ब्लड टेस्ट रन कराया है अभी तक? ब्लड वर्कअप हुआ है आपका? नहीं। अच्छा, मोस्टली खवातीन कहीं कराती ना। हमारी खवातीन में विटामिन डी का लेवल भी। और कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इनसे ताकि फिर हम चले? ठीक है। क्या होता है कि जो डाई के जो इफेक्ट्स है ना, ऑनेस्टली वो इतने बुरे हैं। एक तो मैंने जो कहा कि आप डाई करने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें अपने स्कैल्प पे, ताकि आपकी स्कैल्प डैमेज ना हो, फॉलिकल्स डैमेज ना हो। कम से कम उससे ये होगा कि बालों का टेक्सचर खराब होगा, आपके बाल गिरना बंद हो जाए। जी, ये तो जो बॉक्स डाइज मिलते हैं, अगर आपने इस पर डाई कर दिया तो आपका बाल ऐसा हो गया कि अगर आप 1 महीने बाद भी सैलून जाए ना कि कोई बाल डाई कराने के लिए, वो कहेंगे ये बाल हट ही, तो कलर तो हट ही नहीं रहा। बिल्कुल, जो आपने काला कर लिया तो उसका मतलब इतना स्ट्रांग और होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मतलब मैं इस तरह से सोचती हूँ कि जिनके बाल खराब नहीं हुए हैं वो शुरू से ही अपने बालों की केयर करें, ताकि वो उस नहज तक पहुंचे ही ना। लेकिन ऑब्वियसली हम सब जब तक बिना गर्म ना हो जाए। नहीं गजल जी, ये तो हमारी आदत है ना। हाँ, जब हम नीचे बिल्कुल पानी हमारे सर से गुजर जाएगा तो हमने हाथ पाँव मारना शुरू और दूसरा ये कि बालों को डाई कराना हम सबकी मजबूरी बन गया है, और जाहिर है हर महीने डाई होता है। मैं क्या करती हूँ मदिया, डाई से बचने के लिए पहले तो आपने डाई करा लिया, उसके बाद जब थोड़े थोड़े निकलते हैं ना आपके बाल ग्रे होते हैं, उसके चॉक्स आते हैं बालों को जी, पानी में डिप करके आपने उसको कलर कर दिया टेम्पररी। उसके स्प्रेज आते हैं बहुत अच्छे, आपने हल्का सा दूर से स्प्रे कर दिया, वो कलर उस पर चढ़ जाता है, वो टेम्पररी होता है, एक वॉश के बाद वो निकल जाता है। मैं तब तक अपने बालों को डाई नहीं करती हूँ जब तक कि मैं बहुत मजबूर ना हो जाऊँ, उस पर चौक भी जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है, और अब तो मजबूरी हो गई, अब तो 2-2 इंच बाल 1-1 इंच बड़े हो गए हैं, तब मैं कराती हूँ। एटलीस्ट 2 महीने 2.5 महीने में खींच लेती हूँ। और जरूरी नहीं कि एवरी टाइम आप जो है वो अपने बालों को खोलें। जब आपको लगता है कि अब मैं थोड़ा सा अपने बालों को डाई से बचाऊं, लेकिन ग्रे बालों को कैसे छुपाऊं, आपने टाइप कर लिया अपने बालों को, कुछ डिफरेंट तरह से अपने बाल बांध दिए, थोड़ा सा चौक लगा के उसको ढक दिया। जरूरी नहीं है कि हम हर 15 दिन के बाद डाई करें। औरतें हर 15 दिन के बाद डाई करती हैं, उनके बाल कहाँ से बचेंगे? मैं आपको बताऊं, जैसे वो अभी हमें कॉल आई थी सुबह की कॉल आई थी शारजा से, तो The lot of women, I know my friend, ठीक है, मेरे तो जो है कि मैं तो हमारी मजबूरी है, मेरे रोज ही बाल ब्लो ड्राई करने होते हैं, कर्ल होता है, लेकिन मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जो कि जॉब नहीं करती, तो वो उनके सैलून से पैकेजेस हैं, उन्होंने हफ्ते में जाके 2 या 3 दफा तो उनके ब्लो ड्राई होना ही होता है, फिर उसके बाद वो चलाते हैं। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से भी जिसको जितना अवॉइड किया जा सके। कोई फ्री में आपको जहर दे रहा है तो खाएंगे, फ्री में ब्लो ड्राई मिल रहा है तो हर दूसरे दिन वो तो हम पैसे देके कर रहे हैं ना, वो तो सही है, लेकिन बहुत सारे इंक्लूडेड होते हैं ना कि आप ये ट्रीटमेंट कराएं तो ब्लो ड्राई आपको, क्योंकि वो चाहते हैं सैलून वाले कि आप एंड रिजल्ट जो आप करके निकले ना, तो वो ब्लो ड्राई हुए हुए बाल आप कहें वाह क्या कमाल हो गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही ओवररेटेड, बहुत सारे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एक लेकर आते हैं, जो हेयर टूल आता है बड़ा मशहूर, आई डोंट नो इफ आई शुड नेम इट और नॉट, जिसके हर चीज में बाल भी कर्ल कर देता है, सबके बड़े बड़े बक्सेस के मिल रहे होते हैं। इट्स वेरी ओवररेटेड, वो भी आपके बाल जलाता है। अगर आपसे बाल ब्लो ड्राई करने हो, कर्ल करना चाहे तो कर्ल तो टिकते नहीं है, लेकिन प्लीज वो जो 2-2.5 लाख और 3.25 लाख आपको एक बॉक्स मिल रहा है ना, अवॉइड कीजिए इसको। आप पैसे अपने जाया कर रहे हैं और सबसे अच्छा खाना खाएं। हाँ ठीक है, अपने लिए मैं तो कहती हूँ कुछ छोटी मोटी गोल्ड की चीज बना ले, छोटी सी अंगूठी बना ले, वो फायदा भी देगी, कल आप उसको बेचेंगे तो कोई रीसेल वैल्यू भी इसकी होगी। अच्छा, आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्योंकि छोटे शहर में रहती हैं बट चिन्योट में काफी हर चीज की सहूलत है, सब जबरदस्त चीजें वहाँ पे। मदिया, इन दोनों पेशेंट्स के लिए जो लास्ट में हमारे पास एक शारजा वाली पेशेंट और एक चिन्योट वाली, इन दोनों के लिए कुछ टिप्स हैं जो ये घर में यूटिलाइज कर सकती हैं। ए, दे शुड स्टार्ट मेकिंग हेल्दी हैबिट्स रिगार्डिंग देयर न्यूट्रिशनल इश्यूज। प्रोटीन रिच डाइट स्टार्ट करें, ठीक है, लीन मीट, लेंटिल्स, फिश, चिकन का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल ये बढ़ाएं। और देसी मुर्गी बड़ी आसानी से मिल जाती है, चिन्योट, ये भवाना, पूरी जो बेल्ट है वहाँ की झंकी, ये अंडे भी बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए। प्रोटीन रिच डाइट आपको इनकॉर्पोरेट करनी है अपने खाने में। सेकंड ये कि आप एक्सेसिव हीट से बचें। एक्सेसिव हीट सिर्फ सैलून ट्रीटमेंट्स नहीं है, बल्कि जैसे हमारी पेशेंट एक शारजा की थी, तो वहाँ का वेदर ही ऐसा है कि वो बहुत ड्राई करता है आपकी स्किन को। तो डॉक्टर फारे रात 12 बजे ऐसी लू चल रही होती है कि आपके मुंह चलाते हैं। यस, सो यू नीड टू यूज द शैम्पू दैट इज हाइड्रेटिंग, आपके बालों को वो हाइड्रेट रखे, मॉइस्चराइज्ड रखे। थर्ड थिंग जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, डेली शैम्पू, इससे बचें। हाँ, वैसे हफ्ते में हेल्दी कितना है कि आपको कितनी दफा शैम्पू करना चाहिए? We recommend not more than 2 to 3 times a week.
ओके ठीक है। और लोग डेली शैम्पू कर रहे हैं, बल्कि सुबह शाम शैम्पू अच्छा, कर वो रहे भी हैं। इतने हार्श होते हैं, जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जो होते हैं बड़े हार्श होते हैं। जी, जी। आप करें तो माइल्ड शैम्पू करें। आप अगर बालों को डाई करते हैं तो कलर ट्रीटेड शैम्पू करें, ताकि जी, जी। आपके बालों पर कलर थोड़ा ठहरे। जी, बिल्कुल। अगर हम उसको क्लैरिफाइंग शैम्पूज यूज करेंगे अपने बालों पर, जिस पर हमने कलर किया हुआ है, डाई किया हुआ है, तो ज़ाहिर डाई जल्दी निकलेगा। बिल्कुल। तो कुछ छोटी छोटी चीजों का अगर हम ख्याल करें तो हमारा डाई भी देर तक ठहरे बालों पर। एक और चीज, ये डाई का टाइमिंग भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी ये जो डाई का कलर है, जितना केमिकल है, ये अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। मैं अक्सर खवातीन को देखती हूँ बालों में, जैसे एक बचपन में हमारे घर एक खातून काम करती थी, तो वो उन्होंने पर छुट्टियां करना शुरू कर दी। तो फिर अम्मी ने से पूछा कि हमें क्या हुआ, मैं शरीफा क्यों नहीं आ रही, तो क्या हुआ था, तो उसने कहा बाजी मैंने अपने सर पे मेहंदी लाई सी, तो मेरा सर ठंडा आया तो मैं सो गई। तो उसके बाद से कहा कि मुझे उसके चक्कर आते रहे। वो देखिए मेहंदी में भी जो खालिश मेहंदी है इसमें केमिकल भी अब तो ऐड होते हैं, तो वो उनको उससे प्रॉब्लम हो गई, कहती मुझे चक्कर आते हैं, मुझे ठंडे चक्कर आते हैं, मुझे ठंडे चक्कर आते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी खवातीन भी देखती, मजा बड़ा आ रहा होता है कि आपने बालों में डाई वगैरह लगाया और उसके बाद आप सो गए, आपने नैप ले लिया। तो आई बिलीव उसका भी एक जो टाइम लिखा हुआ है, मतलब बाकी आप डब्बे कितनी बात मान रहे हैं, अगर डब्बे में भी लिखा हुआ है कि 30 मिनट है या 40 मिनट है, तो प्लीज डू लिसन। आपके शो से मैं एक चीज जरूर ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि आपने देखा होगा जब आप डाई कराते हैं तो बार बार हेयर स्टाइलिस्ट आके आपके हेयर को टेक्सचर को चेक करता है। रीबॉन्डिंग की हमने बात की थी। रीबॉन्डिंग, री मीन्स अगेन, बॉन्डिंग मीन्स वो आपके बॉन्ड को, बाल के बॉन्ड को तोड़ते हैं, पहले आके आपके बाल को घुमा के चेक करते हैं, वो टूट रहा होता है, देन दे रीअप्लाई द सॉल्यूशन और वो बॉन्ड दोबारा बनता है। तो आपने एक चीज को तोड़ा, फिर उसको दोबारा बनाया और फिर उसको हीट देके स्मूथ किया। आप लोग बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहे ना रिबॉन्डिंग। रिबॉन्डिंग इज समथिंग वी डोंट एंडोर्स एट जो ऑल। स्ट्रेकिंग कराते हैं वो क्या है, बालों को ब्लीच किया जाता है, उसका सारा पिगमेंट खत्म किया जाता है, उसका प्रोटीन तबाह किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर कलर अपनी मर्जी से डाला जाता है। मुझे आई डोंट रिमेम्बर फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे हर सैटरडे या संडे को मैं हाफ रेड अंडा एक खाती हूँ। उसके अलावा आई डोंट रिमेम्बर कि जो आपने अंडों की बात की, मैं तो डेली खाती हूँ। उबला हुआ अंडा मैंने कब खाया था, और सब लोग कहते हैं उबले हुए अंडे बहुत अच्छे होते हैं। तो ऑयल भी नहीं है और आप प्रोटीन भी ले रहे हो, ठीक है ना, वो वैसे मेरी डाइट के लिए भी अच्छा है। तो आई डोंट रिमेम्बर मैंने बालों के लिए इतना वो कब किया होगा। तो आपने मेरा जाती राय ये होती है कि जो चीज आप खा सकते हैं ना वो आप अप्लाई करें, क्योंकि हर चीज आपके थ्रू योर पोर्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा रही होती है। जो केमिकल्स हम लगा रहे हैं, जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, वो हम सारे केमिकल से एक्सपोज हो रहे हैं अपनी पूरी बॉडी के अंदर। और अभी तो सिर्फ बालों का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये केमिकल्स रैपिडली लिए गए तो फिर पता नहीं और क्या क्या प्रॉब्लम क्रॉप अप हो सकते हैं। तो बेसिकली करना तो ये चाहिए कि शुरू से ही अब थोड़ी बच्चों को भी, क्योंकि हमने अगर अपने बालों को खराब कर भी लिया तो कम से कम हमारे जो बच्चे हैं उनके हैबिट्स को हम जरा हेल्दी रखें, उनको जो नेचुरल चीजें हैं उनकी तरफ लाएं, उनको जो हमारे हेयर के जो रिचुअल्स हैं, हेयर केयर के जो रिचुअल्स हैं, अच्छा उसमें रिचुअल में देखनी एक आपने बड़ी अच्छी आप चीज लेकर आए लोगों को गाइड करने के लिए, प्लीज जरा जरूर दिखाइए। 2-3 चीजें जो मैं करती हूँ तो मैं ऑब्वियसली गाइड करूंगी कि एक तो जो हमारा पिलो कवर होता है ना, अगर वो बड़ी खूबसूरत बेडशीट्स मिल रही होती हैं, सब कुछ हो रही होती है, लेकिन सिल्क की कैप्स भी मिल रही होती हैं, जुड़ा कर सिल्क की कैप पहन के। हाँ क्योंकि रात को कैप मुझे पहन के वो घबराहट होती है, मैं नहीं पहन सकती। तो सिल्क का जो पिलो है ना, पिलो केस, वो आप जरूर, कोई सा भी आपका डेकोरेटिव एक बेड सेट हो, लेकिन जब रात को आप सोएं तो सिल्क का पिलो केस अपने पिलो के ऊपर लगा के फिर सोएं, इससे फ्रिक्शन नहीं होता बालों का। फ्रिक्शन जो ब्रेकेज होता है ना बालों का, क्योंकि हमारे बाल हमने उन पर बड़ा जुल्म तो किया हुआ है। कोई भी स्टाइलिंग टूल रहे बगैर जो है ना, वो खवातीन है, लड़कियां बहुत कम ही होंगी जो नहीं करती होंगी, तो वो वैसे भी प्रोन टू ब्रेकेज होते हैं, जैसे करें टूट जाते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा खराब होते हैं। तो सिल्क का पिलो केस एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले लोग कहते थे गुत बना के सोए, मतलब जो चोटी बना के सोए, तो पहले ये कहते थे कि अब, लेकिन लोग कहते हैं जी बाल खोल के सोना चाहिए। मैं खोल के सोती हूँ, मुझे जरा उलझन होती है कि कोई भी चीज अगर यहाँ लगी हुई होती है। और वो कहते हैं लकड़ी का कंगा भी बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन ब्लड इनहैंस करता है, फ्रिक्शन भी कम। एक तो मोटे जो वाइडर कोम्ब होती है ना, वाइडर टीथ वाली कोम्ब, वो बहुत बेनिफिशियल होती है। हम लोग क्या करते हैं कि जब नहाते हैं, एक तो नहाने के बाद टॉवल से जो हम रगड़ते हैं ना, जैसे ये अब ये अगर इस केयर पे बात करेंगे, लेकिन हाँ छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जनाब,
और क्योंकि आज आपके बालों की सेहत की, बालों की केयर के बारे से बात हो रही है, तो जहाँ पर हम घरों में बहुत सारे घरेलू टोटके करते हैं, बालों के लिए तेल बनाते हैं, वहाँ पर अब अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, एक्सोसोम्स हैं, PRP है। और देखिए आई नो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं सो वो ये करवा सकते हैं। लेकिन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि अगर आपकी बॉडी में कोई कैंसर की, सॉरी, अगर आपकी फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री हो तो क्या ट्रीटमेंट है आपके लिए? हम बात कर रहे थे कि एक्सोसोम्स कंसीडरिंग कि एक नई चीज़ है और इसके बारे में भी रिसर्च चल रही है, बट अभी कोई इट इज़ नॉट FDA अप्रूव्ड करंटली फॉर हेयर लॉस। ओके, यस, इट्स नॉट। सो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सोसोम्स के बारे में जो रिसर्च ने अभी तक कुछ फैक्ट्स दिए हैं वो ये हैं कि अगर आपकी अपनी या फैमिली हिस्ट्री में मेलिग्नेंसी, मतलब कोई भी कैंसर की हिस्ट्री है, तो ये अवॉइड करने चाहिए। उसके अलावा और भी एक कंप्लीट मेटाबॉलिक प्रोफाइल होनी चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि बस आपने देखा कि आई नीड टू गेट एक्सोसोम्स डन, तो नॉट एवरीबडी इज अ कैंडिडेट फॉर एक्सोसोम्स, और ना ही सबको करवाने चाहिए। एंड टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर आपको कराने भी हैं तो यू कैन हैव द प्लांट बेस्ड वन, और इवन जो ऑटोलोगस आ चुके हैं जो आपके अपने ब्लड से डिराइव किए जाते हैं, दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। बिकॉज एक अगर वाइल आ रही है वो प्लांट डिराइव्ड हैं, एनिमल डिराइव्ड हैं, हमें आजकल तो पता भी नहीं है कि वो जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो टिल द टाइम इट इज नॉट कंप्लीटली बैक्ड अप बाय साइंस, आई पर्सनली थिंक कि ऑटोलोगस एक्सोसोम्स जो हैं दे आर कंसीडरेबल। कोई है कौन सा प्लांट जिससे आ रहा है, वो प्लांट का तेल में डाल ले हम पकड़ के जो एक्सोसोम्स नहीं करवा सकते? ASC के आई थिंक इट्स फ्रॉम द रोज स्टेम, या इट्स अ बेस एंड इट्स अ रोज स्टेम। और उसके बाद जो अभी रीजेनरा एक्टिवा, इट्स आल्सो द न्यू प्रोसीजर जो अभी मार्केट में मतलब आया हुआ है। वो आपका जो डोनर एरिया जो सबसे हेल्दी होता है, उससे वी टेक द पंच बायोप्सीज, और फिर हम आप ही के उस पंच बायोप्सी से वी मेक एक्सट्रैक्ट द स्टेम सेल्स, और फिर हम उसी से आपके एक्सोसोम्स बनाते हैं। तो आई थिंक सो दैट इज इट्स कॉल्ड द ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ्टिंग प्रोजेनेटर सेल थेरेपी। तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट हम लोग पेशेंट्स को हमेशा एक चीज़ बताते हैं कि इट्स नेवर लाइक पेशेंट्स आते हुए कहते हैं वन सेशन इज इनफ। इट्स नेवर इनफ, बिकॉज आपको कंटिन्यूस मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो आपके देख के कंसल्टेशन देख के भी प्रिस्क्राइब की इधर यू वांट 3 सेशंस और 4 सेशंस। और वो क्या हर महीने आप चाहिए होते हैं? हर महीने नहीं, लाइक हम लोग पहले अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके साथ वी गिव सम मेडिकेशंस, जैसे हम स्प्रेज एंड वो देते हैं, और उसके साथ फिर हम 3 मंथ्स के बाद वी कीप डू द फॉलो अप। सही। और फिर देखते हैं कि अगर आपको चाहिए यू नीड अनदर सेशन, तो फिर हम उनको अनदर सेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, जैसे अगर चले जो बचपन से अगर हम केयर करना चाहें, वो जो यंग बच्चे, जो आजकल के बल्कि यंग बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा अवेयर, उनको कैसे ख्याल करना है, लेकिन ऐसे ही अगर फर्ज करें बच्चियां तो अपने हेयर फॉल पे काम कर लें। अब एक छोटे बच्चे को पता है जिसकी उम्र को 13-14 साल है, उसको पता है कि जी मेरी फैमिली में बॉल्डनेस है, वो क्या कर सकते हैं वैसे? अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये एजुकेट करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो स्काल्प की हेल्थ की हाइजीन मेंटेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माएँ अपने बच्चों को बताएं कि सर की हिफाजत कैसे करनी है, सर की सफाई का ख्याल कैसे करना है। स्कूल जाने वाले बच्चों में पेडिकुलोसिस यानी कि जुओं का मसला बहुत ज़्यादा होता है और अनएड्रेस्ड होता है। मतलब मखसूस दवाइयाँ आती हैं जिनके इस्तेमाल से आप सर की हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं और जुओं का खात्मा कर सकते हैं। बहुत कॉमन डिसऑर्डर। जो एंटीलाइज शैम्पूस हैं, ये भी प्लीज़ बताइए, जो हम बच्चों के बालों में लगा देते हैं, ये कितना बच्चों के लिए खौफनाक भी है? अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो फ़ायदेमंद है, और किसी भी चीज़ का ज़्यादा या गैर ज़रूरी इस्तेमाल उसको नुकसान से 2-4 करेगा। तो अगेन, राइट प्रैक्टिस एट द राइट टाइम फॉर द राइट पेशेंट। नॉट एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया इज फॉर यू। एक्सोसोम्स पे भी अभी जैसे हम बात कर रहे थे, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किन पेशेंट्स पे नहीं देना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स पे नहीं देना। अगर एक पेशेंट कीमोथेरेपी पे है, कैंसर पेशेंट है, उसको नहीं करना है, उसका ट्रिगर कर जाएगा। सो देयर आर थिंग्स विच यू नीड टू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर, ताकि आपकी इवैल्यूएशन हो कि आइदर आप एलिजिबल भी हैं इन ट्रीटमेंट्स के लिए या नहीं। वन थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हाई पोनीटेल्स का कॉन्सेप्ट है, हम कस के चोटियां बनाते हैं अपने बच्चों की, और हमें लगता है फारी हमने भी बनाई है, हमने बड़ी कस के पोनियां भी बनाई है। हाँ। सो अंटिल एंड अनलेस की कोई चीज़ एविडेंस बेस्ड ना हो, उसको प्रैक्टिस ना करें। हाई पोनीटेल बनाने से होता ये है कि आपके बच्चों की जो हेयर लाइन है वो रिसीड करती है। अच्छा, सिर्फ हाई पोनीटेल, हम तो कस की जूड़ा भी बनाते हैं ना। फॉर अ सर्टेन टाइम लिमिट इट्स ओके, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर हो रही है। बट अगर आप पूरे दिन बच्चे को हाई पोनीटेल पे रख रहे हैं, उसको टाइट बाल बना के रख रहे हैं, तो फिर होगा ये कि उसकी हेयर लाइन रिसीड करेगी, उसका बाल
वीक होगा। मैं तो माँ से भी पूछना चाहती हूँ क्यों बनाती है बच्चों के दरमियान में माएँ? वो एक मिथ है कि इससे बाल बढ़ेगा। अच्छा। ऐसा नहीं है, इससे उसका बच्ची का माथा जो है वो और वाइडन हो जाएगा, उसके बाल रिसीड कर जाएंगे, उसके बाल कमजोर हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरी रात ऑयल लगा के रखना इज अ वेरी बैड हैबिट। मिथ है कि पूरी रात 8-10 घंटे आप ऑयल लगा के रखें तो आपका बाल अच्छा हो जाएगा। आपकी शाफ्ट और रूट्स वीक हो जाते हैं। ऑयल रिकमेंडेड है ओनली फॉर 2 to 3 hours बिफोर योर शावर। हाँ, दैट्स इट। ये 2-3 प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो आप अगर अप्लाई कर लें अपने ऊपर या अडॉप्ट कर लें, आप बहुत सारे डैमेज से बच जाएगा। टैंकर का पानी आता है, टैंकर का पानी अच्छा है, खारा पानी है तो खारा पानी भी बालों के टेक्सचर को बहुत बर्बाद करता है। मदीहा, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान से बाहर अगर ऑडियंस देख रही है आपकी, तो वहाँ पर एक छोटे से शावर हेड्स आते हैं। आपने अपने शावर के जो जहाँ से पानी आ रहा होता है वो शावर हेड, उसको आपने रिप्लेस करना है उस शावर हेड से जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई होती हैं जिससे आपका पानी फिल्टर होके और आपके सर पे गिरेगा वो पानी। तो उसमें हार्ड मेटल्स जो हैं उधर ही रह जाते हैं शावर के अंदर, और वो फिल्टर करके उस पानी को सॉफ्ट बना देता है, जो कि आपके बालों को के लिए बहुत अच्छा है, टेक्सचर के लिए भी, और आपके जो स्कैल्प है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो हार्ड मेटल्स हैं हमारे पानी के, वो हमारे स्कैल्प की जो रेजिड्यूज हैं उसको भी क्लॉग कर सकता है, खराब कर सकता है। और दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान में वो ना मिले तो एक बहुत ही आसान सा हल मैं बता सकती हूँ कि वो शावर हेड अपना उतारें, उसके अंदर फिटकरी डालें, ओके, और उसको लगा लें। या अगर आप बाल्टी से नहाते हैं तो थोड़ी देर पहले पानी के अंदर वो फिटकरी डाल दें ताकि वो सारे जो चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो वैसे भी बाकी बहुत चीज़, हाँ बिल्कुल, तो वो भी आप कर सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर आपके घर में खारा पानी आता है, एकदम नमकीन पानी आता है, तो उससे बाल ना धोएं। आखिर में आपने बालों को साफ, जो मीठा पानी होता है पीने का, उससे एक आखिरी रिंस जरूर दें बालों को। वो जो हम टॉवल्स के साथ में बालों को कर रहे होते हैं, रगड़े होते हैं, हाँ, ऐसे जैसे बर्तन को मांज रहे होते हैं, उससे भी प्लीज ना करें। लोग जोर से झटकती हैं बाल, और वो भी ना करें। और मेरे बाल तो लंबे हैं ना, उसको इनको तो सुलझाना एक मेरे लिए एक वो होता है ना, जी, मोटा कंघा बात करें। तो उसमें क्या है कि मैं ट्वाइस अ वीक ऑयल लगाती हूँ। ऑयल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ऑयल से आपके बालों का टेक्सचर बहुत बेहतर होता है। आपके बाल जब इलास्टिसिटी आती है आपकी तो टूटते नहीं है। यही तो हम कंडीशनर लगाते हैं स्कैल्प पे, क्योंकि ना मसला ये है, जैसे मुझे भी 1000 बार पता है इस चीज़ के लिए, आपने जो ऑयल है वो अपने रूट्स में लगाना है, और उसके बाद आपने जो शैम्पू भी रूट्स में लगाना है, लेकिन आप ऑयल लगाएंगे उस वाला ऑयल नीचे भी लेकर आ जाएंगे। फिर अब आप जब शैम्पू करेंगे आप कहेंगे हाई यहाँ से ऑयल कैसे निकलेगा, फिर आप इधर भी रगड़ के आप शैम्पू लगा रहे थे जिसमें बालों की लेंथ में बहुत ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप स्कैल्प पे लगाएं, वो वैसे ही ट्रैवल करके आता है। अगर आप थोड़ा सा अपने एंड्स पे लगाया, हाँ, आप चाहते हैं कि आपका बाल ये सब रिचुअल्स करने के बाद हेल्दी ग्रो करे, तो ट्रिमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सालों हेयर कट नहीं कराते और उनको लगता है कि वो बाल ग्रो करेगा। यू नीड टू ट्रिम योर हेयर सो दैट जो आपका न्यू, एक तो स्प्लिट एंड कट होगा, दूसरा आपका हेल्दी हेयर वहां से ग्रो करेगा। और वही डेफिनेटली वी नीड टू ट्रिम आवर हेयर once in every 3 months, क्योंकि वो इतने लंबे जब बाल होते हैं ना, तो रूट से उनको फूड मिल रहा होता है, तो पहुंचते वो आखिर बिल्कुल डल हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो थोड़ा ट्रिम बहुत जरूरी है। बस कुछ होंगे, लेकिन बाल अगर नहीं बढ़े तो कैसी खुराक, जो कोई ऐसा फल जो कि आप समझते हैं कि सबको खाना चाहिए और बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम में बस कम है। हमारे यहाँ क्योंकि आयरन की बहुत डिफिशिएंसी है, तो आई वुड से कि एप्पल आई वुड आल्सो से I think protein rich diet along with every fruit, अल्लाह ताला ने हर फल के अंदर कुछ ना कुछ रखा है जो आपके लिए बेहतरीन है। और प्लीज थोड़ा सा हिले जुले भी, थोड़ी एक्सरसाइज भी करें। अच्छा, एक चीज़ मेरे ख्याल से जाने से पहले एक चीज़ भी देखिए, मल्टीविटामिन भी इतनी महंगी होगी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, 30 सेकंड रहेंगे, तो जनाब मेरे ख्याल से आप फॉलिक एसिड भी सब खा सकते हैं। फॉलिक एसिड और वेल बैलेंस्ड डाइट लें, जिस तरह की उन्होंने कहा कि अच्छी वेल बैलेंस्ड डाइट पूरी करें, नींद पूरी, अच्छी सोच रखें। मैं कहती हूँ अच्छी सोच रखेंगे तो बाल आपके टामा भी होंगे, आपको बहुत ज्यादा लगेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही है, बाद रही पाक आपको आपके नाम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।